15 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी की एक छोटी सी दुकान से बिजनेस का क ख ग सीखना शुरू किया और आज 52 साल की उम्र में मैं 1100 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी का मैं मालिक हूँ। और वो कंपनी जो बिहार की लार्जेस्ट राइस प्रोसेसिंग कंपनी है, और बिहार ही नहीं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी। मेरे 37 साल का निचोड़ इन 5 टिप्स में है जो आज मैं आपको बताऊंगा, जिनसे मैं एक सफल बिजनेसमैन बना। मेरा नाम रिपु रमन है और मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी कंपनी का नाम रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है और आज मैं आपको अपनी पूरे जर्नी की कहानी शेयर करना चाहता हूं। कैसे गांव के अंदर में रह के भी एक बड़े बिजनेस को बनाया जा सकता है, जो सिर्फ राज्य लेवल पे नहीं, देश लेवल पे नहीं, आप पूरी दुनिया के लेवल पे ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक छोटे गांव से एक लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं, आप ग्लोबल भी बन सकते हैं। हुआ यूँ था कि मैंने 1991 में मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का था और हमारे बिहार में घर के बड़े सदस्य को एक जिम्मेदारी निभानी होती है। शुरुआत में मैंने अपने पिताजी को काफ़ी संघर्ष करते देखा अपने बिजनेस के माध्यम से। एक छोटी सी दुकान थी और उसमें वो लगे रहते थे, काफ़ी स्ट्रगल करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैं मैट्रिक पास करने के बाद मैं उनके बिजनेस में उनके साथ लग गया और मैट्रिक करने के बाद मैंने +2 भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ-साथ मैं अपने बिजनेस के में हाथ भी बटाता रहा और उनसे सीखता रहा। मेरे लाइफ के सबसे बड़े मेंटर हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी अपने परिवार की पहली पीढ़ी थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया। उसके पहले हमारे परिवार में बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। तो बिजनेस शुरू करने के बाद, चूँकि हमारे पिता के पास पैसे नहीं थे, पारिवारिक ज़मीनें तो थीं, लेकिन पैसे नहीं थे। एक छोटे से पूँजी से उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में मैंने शुरुआत से ही उनके साथ जो उनका स्ट्रगल रहा, उनका जो संघर्ष रहा, मैंने अपनी आँखों से देखा। पिताजी का काम हमारा एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स का था, जो 1978 से शुरू हुआ। लेकिन वो बिजनेस काफ़ी छोटे 200 रुपए की पूँजी से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। धीरे-धीरे वो बिज़नेस बड़ा होते चला गया और वो बिज़नेस काफ़ी सफल बिज़नेस था। वो बिज़नेस ऐसा था कि हम लोग को गाँव से शहरों तक स्टेबल कर दिया। हमारा हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था बेटर हुआ, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बेटर हुआ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हुआ और समाज में एक हमारी पहचान भी बनी। लेकिन पहचान अभी भी काफ़ी छोटी थी, क्योंकि एक छोटी सी दुकान में हम सभी लोग लगे रहते थे। लेकिन हमारे मन में हमेशा कचोटता था कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, जिससे हम समाज के साथ-साथ अपने देश को भी कुछ दे सकें। लेकिन एक फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा था जिसमें सभी लोग काफ़ी संतुष्ट थे कि नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, तुमको और आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है तुम्हारे लिए इनफ है। तो मैं अपने परिवार का प्रथम सदस्य था जो मैंने इन सब चीज़ों के पीछे एक परिवार में भी स्ट्रगल किया। हमारा जो गाँव था, हम जो शहर में हमारा जो व्यापार था, शहर से व्यापार से फिर हम गाँव में आए। गाँव में जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, उस ज़मीन में हमने राइस इंडस्ट्री डेवलप करने का सोचा। जब राइस इंडस्ट्री जब भी गाँव में शुरू करने का सोचा, तो परिवार में एक एक तरह से विद्रोह की स्थिति हो गई कि सभी लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं, ये लड़का तो शहर से गाँव की तरफ आ रहा है, ये करेगा क्या? लेकिन मैं ठान लिया था कि नहीं, मैं इसी को करूँगा। 2002 में हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद हमारे पिताजी ने बोला कि बाबू, तुम गाँव में जाके थोड़ा खेती-बाड़ी भी देखो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की काफ़ी ज़मीन थी और चूँकि व्यापार था शहरों में, तो कहीं न कहीं खेती का काम पिछड़ा पिछड़ा जा रहा था। तो पिताजी ने बोला, व्यापार तो चल रहा है बाबू, तुम एक बार खेती-बाड़ी को देखो। तो मैं 1 साल तक अपने गाँव में रहा, गाँव में रख के मैंने खेती-बाड़ी के गुण सीखे। मैं फार्मर्स के साथ लगातार रहा। मैंने ये देखा कि फार्मर्स लोग भी कैसे स्ट्रगल करते हैं। मेरे यहाँ याद है मुझे 2003 में जब मैं खेती कर रहा था, तो मैं खुद से ट्रैक्टर चलाता था, खेतों में जाता था। तो पहली बार धान का फसल हुआ, तो सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि बिहार में धान बेचना कितना मुश्किल है। फार्मर होना अपने आप में कितना बड़ा अभिशाप है। लेकिन वहीं से स्टार्ट हुई हमारी अगले इंडस्ट्री की कहानी। जब फार्मर्स के साथ रह के अपने अपने खेती-बाड़ी के गुण मैंने सीखे, तो मैंने ये देखा इस खेती के सामान को भी हम लोग बड़े लेवल पे एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे साथ-साथ पूरे बिहार को फ़ायदा होगा। तो 2003 के बाद मैंने 2004 में
रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा। रिलायंस इंडस्ट्री उस समय टेलीकॉम के लिए एक बड़ी कंपनी थी। तो रक्सौल में मैं रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूटर बना और मैंने काफ़ी मेहनत किया उसमें, और एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ जुड़ के मुझे ये पता चला एक बड़े बिजनेस का सेटअप कैसे कर सकते हैं। मैंने पूरे जीवन में सबसे पहली बार जब फ्लाइट पे चढ़ा तो मैं चाइना गया था। चाइना इसलिए गया था कि रिलायंस कुछ अपने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को चाइना ले जा रही थी। चाइना में 3 दिन तक अपने ग्रुप में था, लेकिन फिर मैंने अपने ग्रुप को छोड़ दिया और मैं 20 दिन तक चाइना में रहा। मैंने पूरे चाइनीज़ मैकेनिज़्म को स्टडी किया। मैं ग्वांगझाओ गया था। ग्वांगझाओ, शेंजन, वहाँ मुझे ये पता चला कि बड़े इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे इंडस्ट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फिर मैं जब इंडिया वापस आया तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इंडस्ट्री ही लगाऊंगा, और वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हमारे लोकल में था और फिनिश गुड्स का मार्केट इतना बड़ा था जिसका एमिनेशन हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें एक बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास पूंजी नहीं थी। ज़मीनें तो थी, इंडस्ट्री लगाने का पूरा ऑप्शन था, लेकिन पूंजी नहीं थी। पूंजी के लिए बिहार में एक बड़ा प्रॉब्लम था फंडिंग करना, क्योंकि बैंक का भी एक कंजर्वेटिव सोच था बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी नहीं। तो बैंक का कहना था, बैंक का सोचना ये था कि बिहार में बड़ी इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो सकती है। तो सोच तो मेरा स्पष्ट था कि मुझे इंडस्ट्री खड़ी करनी है, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं था। फिर भी हम अपने पैसे से मैंने काम शुरू कर दिया। जब मैंने बाउंड्री वॉल कराना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, उसी दरमियान कई तरह के हादसे आए, जिससे काफ़ी डिमोटिवेट हमको समाज के लोगों ने किया कि नहीं, ये तो बेकार काम कर रहे हो, गांव में रह के कोई ऐसे थोड़ी करता है, तुम तो अच्छे खासे शहर में बिजनेस कर रहे थे, यहाँ कहाँ आके फंस गए। इन सभी कठिनाइयों के बाद भी मैंने अपने मन में ठान रखा था कि नहीं, मुझे इसे करना है और इसे किसी भी कीमत पे करना है। तो मैं धीरे-धीरे उसको कंप्लीट करते चला गया। मैं बैंक को समझाने में, कन्विंस करने में सफल रहा कि मेरा बिज़नेस का जो भी सोच है, मैं इसे बड़े लेवल पे ले जाऊँगा, और अल्टीमेटली बैंक ने मुझे फंड दिया और मैं इंडस्ट्री को चालू करने में सफल रहा। शुरुआत लेवल पे इंडस्ट्री चालू करने के बाद जब हमको रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ा मार्केट से, तो मुझे ये सब पहली बार ये पता चला कि ये पूरा मार्केट ऑर्गनाइज़्ड नहीं है। मार्केट तो बहुत बड़ा है, सभी जगह धान ही मिलता है, लेकिन खरीदूँगा कैसे? क्योंकि उसका वेल ऑर्गनाइज़ कोई भी चैनल नहीं था खरीदने के लिए। उस चैनल को डेवलप करने की ज़रूरत थी, तभी तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिज़नेस या कोई भी आइडिया को शुरू करने से पहले आपको स्टडी करने की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे अपनी लाइफ़ में पहली बार पता चला कि रॉ मटेरियल्स के मार्केट में जब आपके पास रॉ मटेरियल है लेकिन खरीदने का एक चैनल नहीं है या खरीदने का एक सिस्टम नहीं है, आप उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी नया इंडस्ट्री या कोई भी नया काम अगर शुरू करते हैं तो पहले स्टडी करिए, सर्वे करिए कि उसमें हमको हमारे उद्योग के लिए या हमारे बिज़नेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हम उसको कैसे सिस्टमैटिक कर सकते हैं। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। फिर हमने पूरे बिहार का सर्वे किया। पूरे बिहार का सर्वे करने के बाद ये समझ में आया कि पूरे बिहार में फार्मर्स का कोई नेटवर्क नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे फार्मर्स के लिए एक मंडी मैकेनिज़्म बना हुआ है, जहाँ मंडियों में फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को ले जाते हैं और वहाँ अलग-अलग ट्रेडर्स उनसे खरीदते हैं। बिहार में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था। सबसे पहले हमने उस सिस्टम को, उस मैकेनिज़्म को डेवलप किया कि एक फार्मर्स का बड़ा नेटवर्क बनाया जाए। फार्मर्स नेटवर्क बनाने के लिए हम बिहार के छोटे-छोटे गाँव में गए। छोटे-छोटे गाँव में ये देखा मैंने कि फार्मर्स किसी न किसी को बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका आगे का नेटवर्क उनको पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने फैक्ट्री से और फार्मर्स के बीच का एक पूरा चेन बनाया, जिससे फार्मर्स का प्रोडक्ट बहुत आसानी से हमारे यहाँ आए और फार्मर्स को एक बेटर प्राइस मिल सके। अच्छा, ये फार्मर की प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली, फार्मर का नेटवर्क तो मैंने बना लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी फार्मर्स को हम कैसे मोटिवेट करें कि फार्मर्स उसी वैरायटी को एक्सप्लोर करें जिससे उनको बेटर प्राइस मिले। क्योंकि फार्मर्स को अगर बेटर प्राइस नहीं मिलेगा और एक ही वैरायटी उपजाएगा, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। तो मैंने फार्मर्स को ये मोटिवेट किया कि आप इस प्रोडक्ट को उगाओ ताकि उसका प्राइस आपको गवर्नमेंट के प्राइस से ऊँचा मिल सके। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आज मैं जो प्रोडक्ट का चावल बनाता हूँ,
उस प्रोडक्ट का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर 2340 रुपया है, तो मैं उस प्रोडक्ट को 3000 में खरीदता हूँ या उसको 3200 में खरीदता हूँ। इससे क्या होगा कि उस वैरायटी को फार्मर्स ज़्यादा उगाता है, तो ये करना एक बड़ा चैलेंज था। तो मैं धीरे-धीरे फार्मर्स को मोटिवेट करता गया और यही कारण था कि आज मात्र 12 साल, 14 साल के अंदर में हम 9 करोड़ के टर्नओवर से 1100 करोड़ के टर्नओवर पे पहुँचे। तो अब आते हैं फिर से एक नई स्टोरी पे, जो इससे भी ज़्यादा इंस्पायर करेगी आपको। जब हमने फार्मर्स नेटवर्क खड़ा कर लिया, फार्मर्स को मोटिवेट किया, प्रोडक्ट हमको मिलने लगा, अब मुझे ये लगा कि इसको बेचना है बड़े लेवल पे। तो सेल्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ आप मार्केट को भी समझाना है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो बाकी सब चीज़ों से यूनिक है। अब आगे ये चैलेंज था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे डेवलप करें, क्योंकि नॉन बासमती चावल में एक ही ट्रेंड था कि लूज़ चावल लोग खरीदते थे मार्केट में। आधा किलो, 1 किलो दुकानों में जाते थे, लूज़ खरीदते थे, क्योंकि ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया ताकि हम अपने प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर पैकिंग में मार्केट में दे सकें। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एक नया चलन शुरू किया, नॉन बासमती चावल को छोटे पैकिंग में करना, क्योंकि उस समय नॉन बासमती चावल बड़ी पैकिंग में आता था, 50 किलो में आता था, 40 किलो में आता था, 25 किलो में आता था और 99% किराना दुकानों में लूज़ में बिकता था। ये कंज्यूमर पैकिंग जब हमने बनाया, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो कंपनी वाला पागल है, ये 5 किलो पैकिंग में कौन चावल खरीदता है? 1 किलो पैकिंग में कौन चावल खरीदता है? लेकिन हम लोगों को समझाने में सफल रहे हैं। तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो ब्रांडिंग मैकेनिज़्म को पूरी तरह से हिंदुस्तान में चेंज कर दिया। पूरे एंटायर इंडिया में हम लोग नेटवर्क बनाने का सोचे। शुरुआत में हम स्टार्ट किए अपने बिहार से। धीरे-धीरे डेवलप करते-करते हम लोग पहुँचे साउथ के मार्केट में। क्योंकि साउथ का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट था। 2014 में हम विशाखापट्टनम पहुँचे। साउथ का एक बड़ा सिटी था। विशाखापट्टनम में जब पहली बार पहुँचे, तो मैंने ये देखा कि हमारा प्रोडक्ट जो है, वहाँ जो प्रोडक्ट बिक रहा था, उससे काफ़ी सुपीरियर था, काफ़ी बढ़िया था और हमारी प्राइसेस भी कम थी। लेकिन हमारे बिज़नेस कार्ड को जो देखता था, उसमें बिहार लिखा हुआ था। वहाँ पहली बार ये फ़ील हुआ कि बिहारी होना अपने आप में एक एक अभिशाप है। अब बिहारी होना क्यों अभिशाप है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं विशाखापट्टनम मार्केट में पहुँचा, तो मेरा बिज़नेस कार्ड में जो बिहार देखता था, तो मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता था और मेरा कार्ड देख के हँसता था, ये कहाँ बिहार से आ गया चावल बेचने के लिए, यहाँ तो साउथ में खुद ही चावल होता है। लेकिन मैंने ठान रखी थी कि मेरा प्रोडक्ट बेटर है, मैं इसको स्टेबल करूँगा। मैंने विशाखापट्टनम में वेयरहाउस लिया, वहाँ पे मैंने ऑफ़िस लिया, बिहार से लड़कों को बुलाया, क्योंकि वहाँ लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे और एक-एक पैकेट, 2-2 पैकेट मैंने दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट किया। उनसे ये बोला कि अगर नहीं बिकेगा तो मैं वापस ले लूँगा। मैं समझाने में सफल रहा और वहाँ भी बिज़नेस मैंने स्टेबल किया। तो बिहारी होना अभिशाप नहीं है, बिहारी होना वरदान भी है, क्योंकि आपके पास हर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास रॉ मटेरियल ईज़ी अवेलेबल है, फिनिश गुड्स का मार्केट पूरा ऑल ओवर इंडिया है और चावल एक ऐसा कमोडिटी है, जो हर आदमी के घर में पकता है। धीरे-धीरे जब व्यापार को हम काफ़ी बड़ा करना शुरू किए, तब हमको अपना विस्तार करने का ज़रूरत पड़ा, एक्सपेंशन करने का ज़रूरत पड़ा। एक्सपेंशन में फिर वही समस्या आई, क्योंकि बिहार के बारे में बिहार के बाहर के लोगों का एक माइंडसेट था कि बिहार में बड़ी इंडस्ट्री नहीं हो सकती है, छोटी-मोटी इंडस्ट्रियाँ चल सकती है। लेकिन अब मैं उस स्टेज पे आ गया था कि मैं लोगों को ये समझा सकता था कि बिहार में एक बड़ी इंडस्ट्री लग भी सकती है, चल भी सकती है, लोगों के लिए बेंचमार्क भी बन सकती है। तो दोस्तों, जो बीड़ा मैं अपने गाँव से शुरू किया था, उसको मैं अलग-अलग राज्यों में फैलाता चला गया। जैसा मैंने अभी साउथ की स्टोरी आपको बताई थी। साउथ के साथ-साथ मैंने करीब-करीब इंडिया के भारत के सभी राज्यों में अपने बिज़नेस का विस्तार किया। आज आप ये बोल सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टेट है, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और यूपी, ये करीब-करीब इंडिया की 1/3 आबादी रहती है। मैंने वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अपना विस्तार किया और वो विस्तार इस तरह का था, तो मैं हर घर में अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सका। तो दोस्तों, मैंने बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो काफ़ी बड़ा डेवलप कर लिया। अब हमको ज़रूरत था अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ताकि हम उससे कई गुना बड़ा काम कर सकें। तो हमने फ़ोकस किया अपनी इंडस्ट्री को नए लेवल पे ले जाने का। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम लोगों ने एनहांस करना शुरू किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ-साथ हम लोगों ने नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया,
क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही थी। 10 सालों के अंदर में टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई थी। तो नई टेक्नोलॉजी हमने ग्रैब की, नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, हर उस चीज़ को हमने ग्रैब किया जो बिल्कुल नया था मार्केट में। जैसे मैं पैकिंग के बारे में आपको बात करूँ, आप ये देखेंगे पहले राइस का, चावल का जो पैकिंग होता था वो एक ओपन माउथ में होता था, ऊपर से चावल की सिलाई होती थी, तो कंज्यूमर को फ्रेश नहीं मिलता था। कई बार उसमें कीड़े हो जाते थे, कई बार उसका मॉइस्चर गेन हो जाता था, तो वो प्रोडक्ट उतना फ्रेश नहीं होता था। तो हम लोगों ने डेवलप किया, ऐसी पैकिंग डेवलप की जाए जिससे कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिले वो बिल्कुल फ्रेश मिले। तो हम लोगों ने पैकिंग पे भी काफ़ी काम किया। हम पैकिंग में हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए जो शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया था। एक ऐसा बॉक्स पैकिंग लेकर आए जिस पैकिंग में चावल का इंजेक्शन इस तरह से होता था कि उसमें बहुत आसानी से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता था। तो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ नए-नए चीज़ों को एडॉप्ट करने के बाद हम इंडियन मार्केट के साथ-साथ हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने आप को स्टेबल किए। बहुत सारे कंट्री में हमने प्रोडक्ट पहुँचाए, जहाँ लोग ये सोच भी नहीं पाए कि नॉन बासमती चावल यहाँ भी आ सकता है। लेकिन हमने मेहनत किया, नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की, नए पैकेजिंग डिज़ाइन किए, नए पैकेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए और हर घर में पहुँच गए। आज हम लोग अपने प्रोडक्ट को भारत से बाहर करीब 20 देशों में फैला चुके हैं और ये सफ़र जारी रहेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कोई भी आपका वेंचर या कोई भी बिज़नेस, आपका एम्बिशन बड़ा होना चाहिए, आपका एम बड़ा होना चाहिए, आपका विज़न बड़ा होना चाहिए। जगह छोटा नहीं होता है। करने के लिए पूरा दुनिया है, ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतना बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैं अब बात करता हूँ उन 5 टिप्स के बारे में, जो मैंने इस कहानी की शुरुआत में आपको बताया था। नंबर 1, स्टडी ऑफ बिज़नेस। आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने बिज़नेस के बारे में स्टडी करिए कि आपके बिज़नेस के लिए वहाँ क्या-क्या सूटेबल है, क्या-क्या वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। इसका स्टडी आपको करना होगा। नंबर 2, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट ऐसा है, नो रिस्क नो गेन। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए रिस्क असेसमेंट आपको करना होगा कि हम किस लेवल तक रिस्क ले सकते हैं और इसमें कितना बढ़ा जा सकते हैं। रिस्क लेने में कभी पीछे नहीं हटिएगा। नंबर 3, फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट बहुत आसान नहीं होता। फंड मैनेजमेंट कई चीज़ों से आता है। अगर आपका खुद का फंड है या बैंक का फंड है, उसको मैनेज करना है, उसके कैश फ्लो को आपको बांध के रखना है, तभी आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होगा। नंबर 4, किसी बिजनेस का बैकबोन सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग होता है। हमेशा ध्यान रख लीजिए, अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए, जहाँ कंज्यूमर तक आप प्रोडक्ट पहुँचा सके और उससे ऊपर आपको ब्रांडिंग करनी है कि अगर आप ब्रांडिंग करेंगे तभी लोगों के घर तक पहुँच पाएंगे, तभी कंज्यूमर पुल बन पाएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नंबर 5, मैन पावर मैनेजमेंट। आपको हमेशा समझना होगा बिना टीम का आप काम नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना होगा आपके साथ जो काम करने वाले कलीग्स हैं वो आपके यहाँ जॉब नहीं करते हैं, वो आपके हैंड हैं। उनको हैंड की तरह डेवलप करिए, उनको ट्रेंड करिए। आपके वो फैमिली मेम्बर की तरह उनको ट्रीट करिए। देखिए आपको आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये थे 5 टिप्स जिनको फॉलोअप करके मैं एक बिजनेसमैन बना हूँ, एक बड़ा बिजनेसमैन बना हूँ। अपने छोटे से गांव के बिजनेस को मैं एक बहुत बड़े कैनवास पे ले गया हूँ, ग्लोबली ले गया हूँ। ये ध्यान रख लीजिए, अगर इस चीज़ को फॉलोअप करेंगे आप भी अपने बिजनेस को काफ़ी बड़ा करेंगे।